हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आवृतबीजी पादपों में लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया का अंतिम भाग जो है फल का निर्माण, फल के बारे में पढ़ेंगे। आज हम फल का परिवर्तन। देखिए, ये जो आवृतबीजी पादप होते हैं, इन पादपों में फल विकसित होता है, यानी फल का विकास होता है और इस फल में ही बीज उपस्थित होते हैं। और ये जो बीज हैं ये फलों से ढके रहने की वजह से इनको आवृतबीजी कहते हैं। आवृत बीजी पादप। ये जो फल है, फल का विकास अंडाशय से होता है, अर्थात जायांग भाग, जायांग के एक भाग को अंडक कहते हैं, जिसे स्त्री केसर कहा जाता है। इस स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर का भाग जहां परागकण परागण क्रिया के द्वारा आता है उसे वर्तिकाग्र या स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा भाग है वर्तिका, जिसे स्टाइल कहते हैं, और सबसे नीचे का भाग जो है वो है अंडाशय। इस अंडाशय में बीजांड होते हैं। ये बीजांड जो है ये तो बदल जाते हैं बीज में। बीजांड से बीज का निर्माण हो जाता है और ये जो अंडाशय है ये परिवर्तित हो जाती है फल के रूप में। अर्थात पादपों में फलों का जो परिवर्तन है, विकास है, ये अंडाशय वाले भाग से होता है। अब ये जो फल है इसकी संरचना में इसकी संरचना में 2 भाग होते हैं। एक तो होती है फल भित्ति और एक होते हैं बीज। तो यहां बीज जो है ये फल के अंदर ही होता है, लेकिन ये बीजांड से परिवर्तित होता है और फल में मुख्य रूप से होती है फल भित्ति। ये फल भित्ति विकसित होती है अंडाशय की भित्ति के द्वारा। अंडाशय की भित्ति, अंडाशय की भित्ति जो होती है वो फल भित्ति में परिवर्तित हो जाती है। अब देखिए, ये जो फल भित्ति है, फल भित्ति जिसको पेरिकार्प कहा जाता है, ये फल भित्ति, इसे हम 3 भागों में बांट सकते हैं। एक तो होती है बाह्य फल भित्ति, इसे एपिकार्प कहा जाता है। एपिकार्प। दूसरी होती है मध्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति, इसे कहते हैं मीजोकार्प, मीजोकार्प कहते हैं। और तीसरी होती है अंत फल भित्ति, इसको एंडोकार्प कहते हैं। तो फल के अंदर फल भित्ति होती है। अब ये जो फल भित्तियां हैं, अगर ये परिपक्व फल में शुष्क अवस्था में परिवर्तित हो जाती है तो ऐसे फलों को हम कहते हैं शुष्क फल। और अगर ये फल भित्तियां मांसल और गूदेदार होती हैं
तो इनको कहा जाता है सरस फल। देखिए ये फलों के प्रकारों के या फल की जो आकार की है उसके अंतर्गत आता है, लेकिन यहां हम मुख्य रूप से बात कर रहे हैं फलों के अंदर एक तरह से जनन के अंतर्गत पड़ रहे हैं। तो ये फल जो है आकार की के रूप में अगर देखें हम, तो अलग अलग वर्ग के पादपों में अलग अलग तरीके से पादप के फल होते हैं और उन फलों में खाने योग्य भाग भी अलग अलग होता है। कुछ फलों में केवल बाह्य फलवृत्ति को खाया जाता है, कुछ फलों में मध्य फलवृत्ति और बाह्य फलवृत्ति को खाया जाता है, किसी में अंत्य फलवृत्ति, यानी खाने योग्य भाग अलग अलग वर्ग के पादपों में अलग अलग होता है। ये कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनके संपूर्ण फल ही खाने योग्य होते हैं, तो वो पादपों के फलों की आकारकी के अंतर्गत आता है। लेकिन हम यहां पढ़ रहे हैं फलों का विकास, इसलिए इसको अब आगे बढ़ाते हैं। देखिए ये जो फल है, ये फल अंडाशय से विकसित होते हैं। तो यहां हम इन फलों को इस आधार पर कि ये किससे विकसित होते हैं, इन्हें दो वर्गों में बांट सकते हैं। फलों के प्रकार। किसके आधार पर? परिवर्धन के आधार पर, यानी इनका विकास किस तरह से होता है इसके आधार पर। एक तो होते हैं सत्य फल, सत्य फल, या इनको हम कह सकते हैं वास्तविक फल। इनको एक तरह से ट्रूथ फल यानी सही फल कहते हैं, सत्य फल, वास्तविक फल। देखिए ये फल इस प्रकार के होते हैं जो केवल अंडाशय वाले भाग से विकसित होते हैं। ऐसे फल जो पुष्प के केवल अंडाशय भाग से विकसित होते हैं। अंडाशय वाले भाग से विकसित होते हैं, इसका मतलब है केवल अंडाशय से बनते हैं। विकसित होने का मतलब बनते हैं। बनते किससे? अंडाशय से। तो ऐसे फल वास्तविक फल कहलाते हैं और ज्यादातर ये जो फल हैं वो इसी प्रकार के होते हैं। जैसे टमाटर है, बैंगन है, ये सब क्या है? आम है, ये सब सत्य फल है। लेकिन दूसरे फल होते हैं असत्य फल, या इनको आभासी फल भी कह सकते हैं। आभासी फल या एक तरह से कूट फल कह सकते हैं। कूट मतलब झूठा, कूट फल या फाल्स भी कह सकते हैं। तो देखिए ये फल ऐसे फल जो पुष्प के अंडाशय भाग
के साथ साथ ऐसे फल जो पुष्प के अंडाशय भाग के साथ साथ अन्य भागों जैसे पुष्पासन, बाह्यदल, दल एवं अन्य भागों, ऐसे फल जो पुष्प के अंडाशय भाग के साथ साथ अन्य भागों जैसे पुष्पासन, बाह्यदल, दल एवं अन्य भाग आदि अन्य भाग आदि से बनते हैं या विकसित होते हैं या विकसित होते हैं। देखिए ऐसे फल जो अंडाशय तो ही है, लेकिन अंडाशय के साथ साथ पादप के पुष्प के जो और भाग हैं जैसे बाह्यदल पुंज है, दल पुंज है, कोमंग है या पुष्पासन है, इनका भी फल के निर्माण में सहयोग होता है, यानी ये भी भाग लेते हैं, तो ऐसे फल जो है वो असत्य फल कहलाते हैं। और ये फल जैसे सेब है, नाशपाती है, इनमें क्या होता है कि ये सेब और नाशपाती में पुष्प के पुष्पासन वाले भाग का भी फल के निर्माण में सहयोग होता है। पुष्पासन यानी सेब के अंदर जो खाने योग्य गूदेदार सफेद रंग का जो भाग होता है वो अंडाशय नहीं है, वो कौन सा भाग है? पुष्पासन। अर्थात ये किस श्रेणी का फल हुआ? ये हुआ असत्य फल। ठीक है, तो यहां हमने फलों के परिवर्तन के आधार पर प्रकार पढ़े। एक तो होते हैं सत्य फल यानी वास्तविक फल, ऐसे फल जो केवल अंडाशय वाले भाग से ही विकसित होते हैं या बनते हैं। दूसरे असत्य फल या आवासी फल, ऐसे फल जो अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भागों के सहयोग से भी बनते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। जैसे इसका सबसे अच्छा उदाहरण है सेब, जिसमें खाने योग्य भाग जो है, जो सफेद गूदेदार भाग होता है, ये पुष्पासन से विकसित होता है। ठीक है, तो ये परीक्षाओं में सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है, असत्य फल किसे कहते हैं। तो अक्सर आप लोग समझते हैं असत्य का मतलब जो वास्तविक फल है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ फल तो है लेकिन वो विकसित किससे हुआ है? अंडाशय के साथ साथ अन्य भागों से विकसित हुआ है। ठीक है, अब आता है कि फल निषेचन से पहले बनते हैं या बिना निषेचन के बनते हैं, क्योंकि फलों के बनने की जो क्रिया होती है ये क्रिया हार्मोनों के द्वारा होती है। पादप के अंदर हार्मोनों का परिवर्तन होता है और उस परिवर्तन से ये फल का निर्माण होता है। वर्तमान में क्या होता है, कृत्रिम तरीके से हार्मोनों को पादप के पुष्पों पर डाल करके फलों के निर्माण को प्रेरित कराया जाता है। तो इस आधार पर फल जो है वो दो प्रकार के होते हैं। देखिए फलों के एक तो प्रकार होता है निषेचित फल। निषेचित फल ऐसे फल, देखिए वास्तविक फल यही है, ऐसे फल जो निषेचन
ऐसे फल जो निषेचन के पश्चात बनते हैं। निषेचन के पश्चात बनते, यानी निषेचन के बाद बनने वाले जो फल होते हैं या निषेचन से बनने वाले फल होते हैं वो कहलाते हैं निषेचित फल। इस प्रकार के फल जो होते हैं इनमें बीज का निर्माण होता है। देखिए, सभी ऐसे फल जो बीज वाले फल होते हैं और जो निषेचन के बाद बनते हैं, यानी पहले निषेचन की क्रिया होती है और निषेचन की क्रिया के बाद में फलों का निर्माण होता है, तो वो कहलाते हैं निषेचित फल। और ज्यादातर अधिकांश इसी प्रकार के फल होते हैं। लेकिन दूसरे होते हैं अनिषेक फल। अनिषेक फल, देखिए ये अनिषेक फल बिना निषेचन के बनते हैं, अर्थात इनमें हार्मोनों का प्रभाव से हार्मोनों को उत्पन्न करके या उनको छिड़कर डाल करके और फलों के निर्माण की क्रिया को प्रेरित किया जाता है। ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं, अर्थात निषेचन हुआ ही नहीं और फल का निर्माण हुआ, ये बीज रहित फल होते हैं। क्योंकि अगर निषेचन होता तभी तो बीज का निर्माण होता, यहां निषेचन ही नहीं हुआ है तो बीज का निर्माण नहीं हुआ है। तो ये अनिषेक फल कहलाते हैं, जो ऐसे फल जो बिना निषेचन के बनते हैं। इनके बनने की जो क्रिया है इसको कहते हैं अनिषेक फलन। अनिषेक फलन अर्थात पार्थेनोकार्पी। अनिषेक फलन का मतलब होता है पार्थेनोकार्पी, अर्थात बिना निषेचन के फल का निर्माण। देखिए, ये अनिषेक फलन की जो क्रिया है ये क्या है कि कुछ पादपों में तो प्राकृतिक रूप से है, अर्थात एक तरह से प्राकृतिक अनिषेक जनक है। प्राकृतिक यानी कुछ पादपों की प्रकृति ही ऐसी होती है कि या तो उनके बीज बनते नहीं है, या बीजों में अंकुरण की क्षमता होती नहीं है, या अंकुरण की क्षमता होती है तो वो ज्यादा दिन तक विकसित नहीं हो पाते हैं। तो ऐसे पादपों में प्राकृतिक रूप से निषेचन का यानी फलों के निर्माण का तरीका यही होता है, तो ये कहलाते हैं प्राकृतिक। लेकिन आजकल प्रेरित अनिषेक जनक या अनिषेक फलन, देखिए कुछ पादपों के अंदर फलों में बीज उनके व्यावसायिक महत्व को कम करता है, यानी उनके बीज का कोई महत्व नहीं है, बीज ऐसे कोई लाभकारी नहीं है, केवल फल है। और बीज अगर है तो वो फल के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है बल्कि उनकी उपयोगिता को घटाता है। तो ऐसे पादपों में कृत्रिम तरीके से हार्मोनों को डालकर, हार्मोन देखिए ऑक्सिन है, जिब्रेलिन है, इसके अलावा एथिलीन है, इस तरह के हार्मोनों को डाल करके उनमें एक अनिषेक फलन की जो क्रिया है उसको प्रेरित किया जाता है, जिससे कि उनके अंदर फल का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। और फल के निर्माण से
उनके अंदर बीज बनते नहीं है और बीज बिना बीज वाले फल उनके व्यावसायिक महत्व को बढ़ा देते हैं। देखा होगा कि जैसे अंगूर हैं, बिना बीज वाले अंगूरों का निर्माण इसी विधि के द्वारा किया जा रहा है। और भी कई पादप हैं जिनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है। ऑक्सिन जिब्रेलिन का छिड़काव कर देते हैं और प्रेरित अनिषेक जन की क्रिया से बिना बीज वाले फल तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये फल और फल के अंदर ही बीज होते हैं, यानी फल जो बनते हैं निषेचित फल, उनमें बीज बनते हैं और बीज एक नई पीढ़ी का शुरुआत करता है। तो यहाँ आवृत बीजी पादप इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके अंदर फल के अंदर बीज उपस्थित होते हैं, यानी फल वृत्ति में बीजों की उपस्थिति होती है। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ें कि भाई हमने आवृत बीजी पादपों में नर युग्मकोद्भिद का विकास कैसे हुआ, द्वितीयक यानी मादा युग्मकोद्भिद का विकास कैसे हुआ, इन सब चीजों के बारे में हमने पढ़ा। अब आता है कि इसका एक पीढ़ी एकांतरण यानी पूरी जो प्रक्रिया है उससे हम एक रेखा चित्र के माध्यम से देखें। पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी पीढ़ियों का एकांतर क्रम चलते रहना, तो वो कहलाता है पीढ़ी एकांतरण। पीढ़ी एकांतरण, देखिए पीढ़ी एकांतरण का मतलब ये नहीं है कि जनकों से संतति उत्पन्न होना और संतति से फिर नई संतति उत्पन्न होना, ये नहीं है। अक्सर आप लोग क्या समझते हैं, पीढ़ी एकांतरण मतलब माता पिता से बच्चे, बच्चे से फिर माता पिता बन जाते बच्चे, फिर अब अगली पीढ़ी चालू हो जाती है। वो तो एक तरह से पीढ़ियों, एक तो वो तो जनन की प्रक्रिया है। यहां पीढ़ी एकांतरण का मतलब होता है कि पादपों में या समस्त जीवों में दो प्रकार की पीढ़ी होती है। एक तो होती है बीजाणुभिद पीढ़ी, बीजाणुभिद पीढ़ी। बीजाणुभिद पीढ़ी का मतलब है 2n, इसको कह सकते हैं स्पोरोफाइट स्टेज, क्योंकि बीज जो होते हैं उनमें गुणसूत्र द्विगुणित अवस्था में होते हैं, तो अक्सर इसको क्या कहते हैं, बीजाणुभिद पीढ़ी बन गई। और दूसरी पीढ़ी होती है युग्मकोद्भिद पीढ़ी। युग्मकोद्भिद पीढ़ी, इसमें देखिए युग्मक सदैव कैसे होते हैं, अगुणित होते हैं, इसलिए इस पीढ़ी को युग्मकोद्भिद पीढ़ी कहते हैं। गैमेटोफाइट स्टेज। तो इन पादपों में या जो कहें सभी जीवों में ये दोनों प्रवस्थाएं जो होती हैं ये एकांतर क्रम में चलती रहती है और इनके चलने से ही जीवों के अंदर गुणसूत्रों की जो संख्या है ये निश्चित बनी रहती है। तो इन पादपों में पीढ़ी एकांतरण किस प्रकार से चलता है, देखिए यहां आवृत बीजी जो पादप होते हैं इनमें मुख्य जो पीढ़ी होती है वो बीजाणुभिद पीढ़ी होती है और कुछ समय के लिए युग्मकोद्भिद पीढ़ी आती है। तो ये किस तरह से पीढ़ियों का एकांतरण चलता है, पीढ़ी एकांतरण यानी हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पादप शरीर, देखिए
पादप शरीर, आवृतबीजी जो पादप होते हैं ये 2n अवस्था में होते हैं, एज ए बीजाणुविद अवस्था में होते हैं। इस पादप शरीर में पहले कायिक वृद्धि होती है। कायिक वृद्धि से क्या होता रहता है, जड़, तना, पत्तियां विकसित होती रहती हैं और पादप अपनी एक निश्चित आकार आकृति प्राप्त कर लेता है। लेकिन जब जनन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है, लैंगिक पीढ़ी की शुरुआत होती है, तो इसमें पुष्प उत्पन्न होते हैं, पुष्प। और ये बात हम पहले भी बता चुके हैं कि आवृतबीजी पादपों में पुष्पों का उत्पन्न होना एज ए लैंगिक प्रवस्था की प्रारंभ शुरुआत है। इस पुष्प में 2 प्रकार की संरचना बनती है, एक तो होते हैं पुमंग और एक है जायंग। देखिए, पुमंग पुंकेसरों का समूह है, जायंग स्त्री केसरों का समूह है। पुमंग का एक सदस्य जो है वो पुंकेसर कहलाता है और जायंग का एक सदस्य जो है वो अंडप या स्त्री केसर कहलाता है। पुंकेसर में परागकोश होता है और उस परागकोश के अंदर परागकणों का निर्माण होता है। परागकोश और अंडक में अंडाशय। अंडाशय होती है। परागकोश में परागपुट होते हैं। अंडाशय में बीजांड होता है। इस परागपुट में, ये जो परागपुट है, इसमें लघु बीजाणु मार्ग कोशिका, जिसको हम कह सकते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, और यहां गुरु बीजाणु मार्ग कोशिका। देखिए, ये पुष्प जो है वो 2n अवस्था में है, पुमंग भी 2n अवस्था में है। 2n का मतलब बीजाणुविद अवस्था में है, गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं यहां, और अब तक की जो अवस्थाएं हैं सब 2n है, अर्थात इनके अंदर कोशिकाओं में गुणसूत्र जो है वो द्विगुणित अवस्था में है। ठीक है, अब यहां अर्धसूत्री विभाजन होता है। ये मियोसिस डिवीजन होता है, अर्धसूत्री। यहां भी अर्धसूत्री विभाजन होता है। यहां लघु बीजाणु बनते हैं, लघु बीजाणु, और यहां गुरु बीजाणु बनते हैं। देखिए, लघु बीजाणु n होता है और गुरु बीजाणु भी n होता है, यानी अब तक जो अवस्था चल रही थी बीजाणुविद अवस्था, अब युग्मकोद्भिद अवस्था आ जाती है। और इस अवस्था के बाद इस लघु बीजाणु से, यानी लघु बीजाणु ऐसे क्या हो गया, परागकण हो गया, तो इससे बनता है नर युग्मकोद्भिद। ऐसा नर युग्मकोद्भिद जिसमें 3 कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती है कायिक कोशिका यानी पराग नलिका के रूप में, और 2 होते हैं नर युग्मक जो हम पहले पढ़ चुके हैं, और यहां मादा युग्मकोद्भिद बनता है, फीमेल गैमेटोफाइट, जो कि एक तरह से भ्रूणकोश के रूप में होता है। इस नर युग्मकोद्भिद से के अंदर नर युग्मक होते हैं। अब देखिए, ये भी n है, नर युग्मक भी n है, और इस मादा युग्मकोद्भिद में अंड कोशिका होती है, अंड कोशिका।
और ये अंडकोश का एक प्रकार से क्या है, मादा युग्मक। ये एन। अब देखिए यहां ये दोनों आपस में मिल जाते हैं और मिलने से कौन सी क्रिया हो रही है, निषेचन क्रिया। नर और मादा युग्मकों का आपस में मिलना क्या कहलाता है, निषेचन। और निषेचन से युग्मनज बनता है। युग्मनज एज ए जाइगोट बनता है और ये एन एन मिलकर के 2n यानी वापिस बीजाणुविद अवस्था आ जाती है। इस युग्मनज से भ्रूण का विकास होता है जो कि 2n है और भ्रूण का जब अंकुरण होता है तो उससे एक नया पादप बन जाता है, अंकुरण, जर्मिनेशन। देखिए हमने इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था कि जब बीजों का अंकुरण होता है तो भूमि से बाहर जो संरचना निकलती है जिससे तना पत्तियां आदि विकसित होती हैं उसको तो प्ररोग कहते हैं, और जो जमीन के अंदर जाने वाली संरचना जिससे जड़ का विकास होता है उसको मूलांकुर कहते हैं। तो इस तरह से अंकुरण जब होता है तो उससे पादप शरीर का निर्माण होता है। तो यहां देखिए इस पीडी एकांतरण में आप पहले 2n पीडी थी, फिर n पीडी आई और उसके बाद फिर वापस 2n पीडी आई, अर्थात यहां से लेकर के और यहां तक, यानी लघु बीजाणुओं के निर्माण से लेकर के और युग्मनज के बनने से पहले तक की अवस्था, ये तो कहलाती है गैमेटोफाइट स्टेज, अर्थात युग्मकोद्भिद अवस्था। और ये जो पूरी है ये कहलाती हैं स्पोरोफाइट स्टेज, अर्थात बीजाणुविद अवस्था। तो इसमें देखिए ये जो आवृत बीजी पादप होते हैं इनमें मुख्य जो अवस्था होती है वो स्पोरोफाइट अवस्था होती है और अल्पकालिक होती है गैमेटोफाइट अवस्था। जबकि कम विकसित पादप होते हैं जैसे ब्रायोफाइटा है, उनके अंदर मुख्य जो अवस्था होती है वो गैमेटोफाइट होती है और अल्पकालिक जो है वो स्पोरोफाइट होती है। तो ये जो है ये हमने बनाया है पीडी एकांतरण, पीडी एकांतरण, अर्थात द्विगुणित पीडी, बीजाणुविद पीडी से युग्मकोत्पित पीडी और युग्मकोत्पित पीडी से पुनः बीजाणुविद पीडी। और इस तरह से क्या होता है कि इनका ये जो क्रम है वो चलता रहता है और गुणसूत्रों की जो संख्या है, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रत्येक पादप या प्रत्येक जीव के अंदर गुणसूत्र निश्चित संख्या में होते हैं और वो एक जाति से दूसरी जाति में भिन्न होते हैं, इनकी संख्या में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने पीडी एकांतरण के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे कि ये लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है वो सामान्य रूप से अधिकांश पादपों में इसी तरह की होती है, लेकिन कुछ पादपों में विशेष प्रकार का जनन देखा जाता है, अर्थात उसे हम कहते हैं जनन की विशिष्ट विधियां। तो उसको अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, आप याद करिए। ओके।